हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ है और आज के वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम अकाउंटिंग कंपनीज़ की भी देख चुके हैं, इंडिविजुअल की देख चुके हैं, सिंगल एंटिटी भी देख चुके हैं, डबल एंटिटी भी देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम नॉन प्रॉफिट्स को कवर कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका असल मकसद असल मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, लॉस में रहती है, ऐसा कहीं नहीं है। वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है लेकिन उनका मेन मकसद ये नहीं हो सकता। जिसके अंदर क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, स्पोर्ट्स क्लब है और सोशल वर्क है। अब जैसे मिसाल दिए, आप जिस इदारे यानी एजुकेशन इदारे में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी रीज़नेबल दामों में लोगों को प्रोवाइड की जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ये मतलब नहीं लिखा हुआ कि वो लॉस ही करे, वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसका मोटिव ये नहीं है। और जो प्रॉफिट होता है वो ये जाहिर सी बात है, हम कंपनीज़ में देख चुके हैं, पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं और सोल प्रोप्राइटर में देख चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर घर लेके चले जाए, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन कंपनीज़ में शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई सवाल नहीं करेगा। पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं हो, इन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉफिट्स हैं वो आप घर पे ले जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी मतलब इनको अकाउंटिंग की तो ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैमरा मैन लग रहे हैं, ख़ुद प्रोफेसर्स आ रहे हैं और दीगर जो ऑफिस बैक स्टाफ बैठा हुआ है, एडिटिंग कर रहा है, और भी बहुत सारे स्टाफ है। तो उनको स्टाफ को सैलरीज तो देनी है, तो वो किस तरीके से यानी अकाउंटिंग करें। तो जो अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो उसके अंदर ज़रूरी है कि वो अकाउंटिंग को प्रॉपर करें, ताकि उनको ये अपने स्टाफ की सैलरी, बिल्स हैं, रेंट है या कोई और ऐसा एक्सपेंस हो रहा है तो उसको पे करने में आसानी हो और उनको पता हो कि कितना पे। सोर्स किसकी हो सकती है? सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, मेंबरशिप फ़ी हो सकती है और एडमिशन फ़ी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं मिसाल आपको, जैसे मेंबरशिप फ़ी है तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे ICAP है, ICMAP है, तो इनकी मेंबरशिप फ़ीस जाती है एनुअली, जो हर मेंबर को पे करनी होती है अगर उसको मेंबरशिप अपनी कंटिन्यू रखनी है। हर मेंबर का वो कितनी है कितनी नहीं, इससे हमें फ़र्क, हमें कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन वो ज़रूर मेंबरशिप एक होती है, वो ICAP और ICMAP जैसे इदारे ज़रूर लेते हैं। अब एक कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही है, उसके अंदर आप अपनी कोर्स की बुक्स जो है वो घर पे ऑर्डर यानी मतलब ख़रीदते हैं, तो वो फिज़िकली आपके घर पे ऑर्डर आती है, तो वहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस तरीके से इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई मस्जिद की शॉप है यानी स्टेशनरी की शॉप है, या फिर जूस क्लब जो है वो वहाँ पे बना हुआ है तो उसमें जूस की दुकान है। इसी तरीके से डिस्पेंसरी है क्लिनिक के अंदर, तो ये सारी होती हैं। अब अकाउंटिंग कौन सी इस्तेमाल की जाए, सिंगल एंट्री की जाए या डबल एंट्री की जाए, तो वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। ज़रूरत कैसी? अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ वो कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, वो बल्कि छोटी सी यानी कि मतलब एक खाता लेके बैठ जाएंगे और बस वो अकाउंटिंग करेंगे। जो सिंगल एंट्री, जो हम पहले ही ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल एंट्री क्या होती है। और अगर मीडियम है तो वो सिंगल या डबल दोनों कर सकते हैं, लेकिन लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होगी यानी कि नॉन प्रॉफिट, वो डबल एंट्री पे चलेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। अभी हम देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अच्छा, जो NPO है वो जो यानी क्या करेगी कि सिंपली जो होगी वो मेंटेन करेगी कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी मतलब एक ऑर्डर के अंदर जैसे कि किससे कितना कैश लिया, किसको कितना कैश पे किया, ये होगा। और समरी प्रिपेयर करेगी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और अपना पेमेंट्स की यूजिंग डिफरेंट हेड्स, और समराइज़ करके बता देगी भाई कि हमारे रिसिप्ट्स और इतनी पे हमारी पेमेंट्स हैं।
और जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मेंटेन रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स किसके ज़रिए, ऑफ मेंबर्स के ज़रिए। वेयर क्या होता है, प्रोवाइड फ्री मेडिकल और प्रोवाइड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी और रनिंग स्पोर्ट्स एंड आल्सो मेंटेन मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स फॉर इन्वेंट्री। यानी मतलब ये सारे रिकॉर्ड दी जाती है कि भाई कितनी चीज़ें आपने काम किया, कितना किया, किस को कितना ख़र्चा दिया गया, किससे कितना चीज़, यानी कि मतलब रिसिप्ट्स कितनी आपने वसूल करी। और अच्छा, इन स्मॉल्स की बात जो है वो मीडियम पे आने से पहले मैं बताता हूँ, ये अक्सर जैसे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। यूनियंस जो होती हैं, फ्लैट्स की यूनियंस जो होती हैं वो स्मॉल होती है, तो वो रिसिप्ट पेमेंट करती हैं। अच्छा, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब थोड़ा सा उनका एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी सी वो बड़ी हो जाती हैं, तो उनकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो कैश बुक भी रखती है, रिसीव पेमेंट रखती है और एयर एंड एडजस्टमेंट भी करती हैं। और वही सिंपली इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि मतलब पीएनएल। अच्छा, इसके अंदर पीएनएल जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भाई इनकम हमारी इतनी थी और एक्सपेंडिचर इतने थे, तो ये लिखते हैं। अब अक्रूवल, यानी ऐसी बात है, इनकम एक्सपेंडिचर है तो अक्रूवल ऐसी बातें होंगी। तो अक्रूवल या फिर कोई प्रीपेड भी अकाउंट बेस हो सकती है, जिसमें आल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पास थ्रो फिल्टर ऑफ अक्रूवल मीनिंग्स एडजस्टमेंट, यानी कि मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ एडजस्ट करके, कि जिसके अंदर अब अक्रूवल के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, मतलब इनकम सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कि सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आप किसी भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी क्लब का सब्सक्रिप्शन ले लें जो नॉन प्रॉफिट हो। डोनेशन, कई इदारे ऐसे चल रहे हैं जो डोनेशन करते हैं। एंट्री फ़ीस, ऐसा भी होता है कि कई जगहों पर एंट्री फ़ीस होती है। लॉकर रेंट से भी कई इदारे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कमाते हैं। या मेंबरशिप फ़ीस, कि भाई उस इदारे का अगर पार्ट बनना है तो आपको मेंबरशिप फ़ीस पे करनी होगी। इसी तरीके से अब इसका इनकम देख लेते हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं रेवेन्यू का। तो वो जो है इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैश बुक का रिसीव्स एंड पेमेंट्स एडजस्टिंग किससे हो रही है, विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑन टू गेटिंग द एक्सपेंडिचर। यानी मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जो मतलब यानी कि साल में जैसे ओपनिंग किया आपने प्लस यानी क्लोजिंग किया तो माइनस, ये तो बेसिक है। तो जितना अक्रू इस साल था ओपनिंग का वो माइनस कर दिया, और जितना क्लोजिंग था उसको हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से इनकम के अंदर इनकम रिसीव हुई, अब ओपनिंग एडवांस थी तो वो ऐड कर दी, ओपनिंग जो क्लोजिंग जो थी वो माइनस कर दी, और ओपनिंग जो है वो आपने लेस कर दी, और क्लोजिंग जो है वो ऐड कर दी। इस तरीके से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा, ये इनकम होगी। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो बैलेंस शीट भी बनेगी। तो डबल एंट्री के अंदर सेम प्रोसीजर है, कोई फ़र्क नहीं, बहुत कम फ़र्क है। और वो ये जैसे कि अब इसके अंदर कैपिटल तो दिया हुआ है, कैपिटल तो आपका है। तो अब जो इसका अब जो आपने प्रॉफिट कमाया था, सरप्लस फंड था, यानी मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद अगर सरप्लस आया तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर डेफिसिट आया, मतलब इनकम कम थी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, डेफिसिट आएगा तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर अब स्टॉक आ सकता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल्डिंग का अगर, या फिर किसी और चीज़ का, बिस्किट्स का भी हो सकता है, या फिर अगर कोई स्पोर्ट क्लब है तो उसके पास टेनिस के या फिर बैडमिंटन या फिर कोई क्रिकेट के या फिर कोई और इक्विपमेंट हो स्पोर्ट्स के, किसी से भी रिलेटेड फुटबॉल हो, तो वो भी स्टॉक में ले सकते हैं। अच्छा, एंट्री फीस रिसीवेबल, यानी कि बताइए अक्रू है यानी रिसीवेबल है तो ये एसेट साइड पे आएगा। और इसी तरीके से अगर किसी से हमने अक्रूवल एक्सपेंस या सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी साइड पे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।